सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये नाम कस्टम एक्ट क्यों पड़ा। 3 टाइप के वाटरवेज हुए। इंटरनल वाटरवे कस्टम एक्ट 1878, लैंड कस्टम एक्ट। डिपार्टमेंट कहेगा नहीं, इसको हम क्लासिफाई करेंगे टेबलवेयर, किचनवेयर और अदर हाउस होल्ड आर्टिकल ऑफ प्लास्टिक एंड इट विल बी चार्जेबल एट द रेट ऑफ व्हाट 9%। एसएससी, ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ये पर्सन कहेगा नहीं सर, कोई हमारे घर में आए, आने से पहले उसने हमारी दरवाजे की घंटी पे टिंग। अब होगा क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे। हाँ भैया क्या काम है। देखो ये है स्लोप, जैसे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये जैसे क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं, वो सिर्फ कैनलाइजिंग एजेंसीज। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी साइनोनिमस वर्ड नहीं है। मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स को रात में एक चोर चोरी करके ले जाता है। अब वर्ड यहां चोरी नहीं बोला गया, जब मैं कहूं चोरी तो स्टील, यहां वर्ड क्या बोला गया, पिलफ्रेज। अगर उस समय शुल्क कलेक्ट होते थे, वो भी कहां, सिटी गेट्स पे करता है, तो उसके लिए उसने वहां के जो इतनी लंबी लैंड फ्रंटियर है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सप्लाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट टिल डेट, द टफेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड टैक्स। वैसे टैक्स है क्या, इट इज अ फाइन फॉर डूइंग समथिंग राइट। और फाइन क्या है, इट इज अ टैक्स फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये टैक्स है, यानी जो फाइन है लगा समथिंग फॉर डूइंग समथिंग राइट। ये क्यों लगा, क्योंकि एक इवेंट अराइज हुआ। इस इवेंट को कहते हैं टैक्सेबल इवेंट, जिसके कारण के जीएसटी लगा। तो मैंने पूरे जीएसटी के यूनिवर्स को अराउंड 6 पार्ट में ब्रेक करा हुआ है, बाद में मैं 1 पार्ट और बढ़ा दूंगा। तो पहले हम उस 6 पार्ट्स को, 6 हेड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे भी मैंने बोला, एक टैक्सेबल इवेंट हुआ। दैट टैक्सेबल इवेंट वाज व्हाट, सप्लाई, जिसके कारण जीएसटी लगा। अगर हम 2017 से पहले की बात करें तो टैक्सेबल इवेंट कहते हैं, जैसे मैंने इंपोर्ट किया तो बेल रिंग हुई, टिंग टोंग, चलिए जी गवर्नमेंट पहुंच गई, हमें दीजिए क्या, कस्टम ड्यूटी। हमने उस प्रोडक्ट को, इनपुट को लेके नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर गवर्नमेंट पहुंच गई, टिंग टोंग, हाँ जी चलिए लाइए एक्साइज ड्यूटी। हमने उस प्रोडक्ट को बेच दिया, फिर गवर्नमेंट पहुंच गई, टिंग टोंग, चलिए लाइए हमें सेल्स टैक्स, वैट दीजिए। तो अगर आप देखो, हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट रिकवर करने की कोशिश करी हमसे, क्या, अ फाइन फॉर डूइंग समथिंग राइट। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट, दैट इज व्हाट, सप्लाई। किस चीज की सप्लाई करी हमने, हमने करा सप्लाई ऑफ गुड्स या और सर्विसेज और बोथ। अब जो सप्लाई है इसको हम करेंगे, इसके लिए सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये काम उसने सप्लाई किया है नहीं हुआ, वो इन 3 सेक्शनों में ही फॉल करेगा। फिर उसने सप्लाई किया गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग हमने पिछले चैप्टर में करा था, हम यहां पे फिर रिपीट करेंगे। अगर कंफ्यूजन हो कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, बिफोर आवर जीएसटी बड़ी फाइट होती थी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। मरता कौन था, एसएससी। रीजन भी, कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट होते थे जिसके अंदर
कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था, ये गुड्स है ये सर्विस कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, आप खाना खाने के लिए गए, अब मैंने एक प्रोडक्ट लिया, कुछ चीज़ें ली और उसको प्रिपेयर किया और फूड बनाया और सर्व कर दिया। अब इसमें गुड्स भी दे रहा हूँ, सर्विस भी दे रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मुझे मेरा टैक्स दे दो जितना सर्विस कंपोनेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है मुझे मेरा टैक्स दे दो जितना गुड्स कंपोनेंट है। वो बेचारा हमेशा कंफ्यूज ही रहता था एसएससी कि भाई कितना पोर्शन गुड्स है कितना पोर्शन सर्विस है। ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता था, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता था। कि और सिंपल से एग्जांपल हो, आप गए फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफर ने फोटो खींची, सर्विस क्या थी, उसने जो भी डायमेंशन लेके एक फोटो खींची, फिर उसके बाद में जो उसने निकाल के प्रिंट दिया वो क्या था, गुड्स। यानी सर्विस और गुड्स कंपोनेंट क्या थे, कंबाइन थे। तो इन सभी इश्यूज पे बहुत डिबेट हुआ करते थे, बड़े सारे लिटिगेशंस होते थे। अब गवर्नमेंट कहती है हमें उस इशू में लिटिगेशन में नहीं जाना कि ये गुड्स है या सर्विस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जीएसटी चार्ज करना है, बट वो इधर गुड ट्रीट होगा या सर्विसेज ट्रीट होगा। तो जहां ऐसा कंफ्यूजन हो तो फिर सेक्शन 7(1)(a) पिक्चर में आ गया। सेक्शन 7(1)(a) अराउंड 18 एलिमेंट्स बताता है, जहां पे कंफ्यूजन हो तो उसको या तो गुड्स मानोगे या सर्विसेज, वो डिस्कस करेंगे। कभी कभी जो सप्लायर ने बंडल बना के बेचा, किस चीज़ का बंडल, ये तो 2 गुड्स का या 2 सर्विसेज का या गुड्स या सर्विसेज का, तो इसको कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। ये चीज़ हम सेक्शन 8 में करेंगे, दैट इज कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। तो इस चैप्टर में हम ये करने वाले हैं। अब टैक्सेबल इवेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लेवी हो गई, यानी ड्यूटी लग गई। तो हमें लेवी के अंदर हम देखेंगे, अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है कि आप सीजीएसटी चार्ज करोगे, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट कहता है इस पे आप क्या करोगे, आईजीएसटी चार्ज करोगे। क्लियर। यहां पे मैं और एक सबसेट करवा देता हूं कि कभी कभी ड्यूटी चार्ज नहीं हुई, अगर प्रोडक्ट क्या हो गया, अगर प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड हो गया। तो पहले चीज हुआ, एक इवेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लेवी हुई। अब भाई लेवी हो गई तो किस वैल्यू पे मैं टैक्स पे करूं, तो थर्ड कंसेप्ट हमारा आ गया वैल्यूएशन, वैल्यू। ये एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10, आप फ्लो देखो, ये सारे सेक्शन आपको आने भी चाहिए, सॉरी सेक्शन 11, सेक्शन 11। अब आया वैल्यू। वैल्यू हमें सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बताएगा कि व्हाट इज वैल्यू, किस वैल्यू पे जीएसटी पे होगी। वैल्यू डिटरमाइन कर ली, अब मुझे क्या चाहिए, टैक्स रेट। तो यहां पे हम देखेंगे एक जनरल रेट है, जनरल केसेस है, ठीक है, और एक कॉम्पोजिशन वाले हैं। कॉम्पोजिशन वाला है हमारा कौन सा, सेक्शन 10। तो सबसे पहले क्या हुआ, टैक्सेबल इवेंट हुआ, फिर लेवी हुई, फिर हमें वैल्यू चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, टैक्स रेट चाहिए। अब आया हमारा टैक्स कलेक्शन का समय। तो पॉइंट ऑफ सप्लाई हमें बताएगा किस समय टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट। तो इसके लिए आपके आए सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14, 3 सेक्शन है। अब हमारा लास्ट, मैंने आपको बताया था 6 पॉइंट में 6 सेट मैंने ब्रेक किया है, 1 2 3 4 5 मार हो गया। अब आया पेमेंट का समय। अब जब मुझे पे करना है तो ये 3 तरह के लोग टैक्स को पे करेंगे। एक मतलब हु विल पे, एक हुआ हमारा क्या, फॉरवर्ड चार्ज, एक हमारा हुआ क्या, रिवर्स चार्ज वाले केस, एक हुआ हमारा व्हाट, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब उसे टैक्स पे करना है, उससे पहले उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो हम रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट यहां देखेंगे। रजिस्ट्रेशन करवा के अब मैं नेचुरल है एक इनवॉइस तभी मैं रेस कर पाऊंगा
तो इनवॉइस का पूरा चैप्टर आ जाएगा यहाँ पे। अब इनवॉइस करके इसके बाद अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा। तो मैंने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करे इस चैप्टर, ये चैप्टर में हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का सारे एलिमेंट समझेंगे। उसके बाद अब क्या आएगा, मैं फाइनली पे करूंगा, पेमेंट ऑफ टैक्स। तो हम यहाँ समझेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, और फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी, और फिर आया व्हाट, रिफंड। इसमें और एक 6+ में कराऊंगा, डिमांड, अपील, वो सारे प्रोविजंस को लिंक कराऊंगा। अभी एज ऑफ नाउ हमारा स्ट्रक्चर बना क्या, ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर। टैक्सेबल इवेंट हुआ, लेवी हुई, वैल्यू चाहिए, रेट चाहिए, कलेक्शन होगा, और फिर उसके बाद में पेमेंट होगा। और अगर स्ट्रक्चर भी देखो, सेक्शन 7, सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अभी तक के लिए इतना ही मोर देन इनफ है। ठीक है। अब जो ये चैप्टर है, ये आप इतना सा जो ये देख रहे हो, ये हाफ पेज के लगभग, इसको समझने में हमें कम से कम 3 से 4 क्लास लग जाएंगे। ठीक है। ये इतने से वर्ड्स, यहाँ पे एक एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है। इसके में पूरे वो इनडेप्थनेस तक डिग करना एक एक वर्ड को, ग्रैन्युलर लेवल तक, कि क्या इनका मीनिंग या इंटरप्रिटेशन निकल के आता है। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर डेवलप करवा देता हूँ। अगर आप देखो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स। इसका मतलब जब कभी वर्ड सप्लाई यूज हो रहा है इस एक्ट में, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यही आना पड़ेगा इस सेक्शन 7 में। हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, यानी उसकी एक बाउंड्री वॉल फिक्स कर दी इस सेक्शन ने। यहां वर्ड सप्लाई मीन्स, ये सप्लाई मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये सप्लाई शैल मीन, ये सप्लाई शैल इंक्लूड्स नहीं है। यहां सिर्फ वर्ड क्या है, सप्लाई इंक्लूड। उसका रीजन है ये वर्ड यूज करने का। वो जब अभी तो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे, फिर और डिटेल डिस्कशन जब करेंगे तो एक एक वर्ड को इवैल्यूएट करेंगे। तो सप्लाई इंक्लूड्स, फिर बताया सेक्शन 7(1) ने, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एक जेनरिक मीनिंग दे रहा है सप्लाई की। व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई? सेक्शन 7(1)(b) और 1(c) बोलता है सप्लाई नहीं है। नॉर्मल लेवल पे हम नहीं मानते सप्लाई, बट वो कह रहा है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ये माना जाएगा, दे विल बी डीम्ड एज सप्लाई। अगर कुछ कंफ्यूजन हो कि गुड्स है या सर्विसेज है, तो सेक्शन 7(1) हमें क्लासीफाई करना बता रहा है कि ये क्लासीफाई या तो गुड्स होगा या सर्विस। आप इसको देखो, पहले सेक्शन 7(1)(d) होता था, 1 के अंदर ये डी आता था, इससे काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था। बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया, मैंने दोनों पार्ट रिटेन करे, उसका कुछ रीज़न है वो बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद में सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 बोलता है नेगेटिव लिस्ट। वो ये कहता है कि ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 बोलता है कि नोटिफिकेशन के वाया क्लैरिफाई किया जाएगा कि ये चीज़ गुड्स मानी जाएगी या सर्विसेज मानी जाएगी। तो जरा पढ़ते हैं पहले जेनरिक मीनिंग ऑफ वर्ड सप्लाई। क्या बोला गया? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मैं रुक जाता हूं, सप्लाई इंक्लूड्स, फिर बोला ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। अरे सप्लाई तो बता दो, नहीं बताया गया। पहले एक डेफिनेशन होती थी एक्साइज में, मैन्युफैक्चर। उस डेफिनेशन को क्रिस्टलाइज होने में 18 ईयर्स लगे थे। आज तक मुझे वो डेफिनेशन याद है, कितने दिन लगाएंगे होंगे इसको समझने में। मैन्युफैक्चर इंक्लूड एनी प्रोसेस इncidental और ancillary to the completion of manufactured product। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैन्युफैक्चर इंक्लूड एनी प्रोसेस incidental और ancillary to completion of manufactured product। फिर एक सेकेंड लाइन होती थी विच इज स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू एनी गुड्स बाय वे ऑफ सेक्शन और चैप्टर नोट
टू द शेड्यूल टू द सीटा एज अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर। अगर ध्यान दे मैन्युफैक्चर को डिफाइन करने में डिफाइन नहीं करे व्हाट इज मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में वर्ड क्या यूज किया हुआ है, मैन्युफैक्चर इंक्लूड एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ये हार्डली 3-4 लाइन, इट टुक्स 18 ईयर्स टू क्रिस्टलाइज के मैन्युफैक्चर है क्या। कोर्ट में केस होते रहते थे इशू में, ये मैन्युफैक्चर है नहीं है नहीं है। सेम केस इसके साथ होने वाला इस डेफिनेशन के साथ। स्टार्टिंग इंक्लूड से हुआ, हमने ईयू से, यूरोपियन यूनियन से इतना कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। हमारे लॉ कितने सारे इंग्लैंड बेस्ड होते हैं, बट हमने वहाँ से जो वहाँ के लॉ की मैच्योरिटी थी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। मैंने ईयू वैट और ये सब भी पढ़े थे, उसके अंदर स्टार्टिंग में सप्लाई मीन्स से स्टार्ट होता है, एटलीस्ट कुछ एलिमेंट डिफाइन किया गया, फिर उसके बाद में इंक्लूसिव करा गया। बट यहाँ गवर्नमेंट पहले वर्ड से स्टार्ट क्या कर रही है, वो चाहती है डिबेट हो, लिटिगेशन हो, सबको बेनिफिट है। सीएस को बेनिफिट है, लॉयर्स को बेनिफिट है, ये टीचर्स को भी बेनिफिट है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्ट, द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, बोलता है क्या सप्लाई इंक्लूड्स, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, तो बता दो सप्लाई क्या है। फिर एक इलस्ट्रेटिव सी लिस्ट बता दी, सच एज ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। 8 एलिमेंट बोले उस इलस्ट्रेटिव लिस्ट में। अब हमें एक एक एलिमेंट का मीनिंग समझना है। जैसे सेल एंड ट्रांसफर में क्या डिफरेंस हुआ बताएं, बार्टर एक्सचेंज में क्या डिफरेंस हुआ, लाइसेंस अलग चीज है, लीज पे लिया ये रेंट पे लिया, इनमें क्या डिफरेंस हुआ, डिस्पोजल में क्या मीनिंग हुआ डिस्पोजल का। फिर वर्ड बोला मेड और एग्रीड टू बी मेड, अब इन दो वर्ड का क्या डिफरेंस हुआ। फिर वर्ड बोला गया फॉर अ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मीनिंग तो हमने किया है, अब हम और डिटेल में यहां करेंगे। बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने ऊपर अगर आप देखो लिखा है दिस इज द जेनरिक मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो जरा पहले एक एक एलिमेंट को समझते हैं जिससे हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। फर्दर एक चीज और देखो, ये जो 8 एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं इनके मीनिंग टेपर ऑफ होते जाते हैं इन एब्सोल्यूटनेस। मतलब जैसे सेल देखो एब्सोल्यूट ट्रांसफर, फिर एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, फिर ट्रांसफर देखो तो थोड़ा कम हुआ, लास्ट में आके डिस्पोजल हो गया। अब पहले हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं सेल एंड ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है। सेल एंड ट्रांसफर दोनों ही वर्ड यहां पे डिफाइन नहीं करे गए जीएसटी एक्ट में। दो सेल वर्ड मैक्सिमम वैट लॉज में डिफाइन थे बट यहां पे डिफाइन नहीं किया गया, बट इसकी मीनिंग बड़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल है। सेल इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर कैश, डिफर्ड कंसिडरेशन और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब इस पे थोड़ा और एक एग्जांपल लेना। मिस्टर ए का काम था चोरी करना कार की। मिस्टर ए ने कार को चोरी किया और बेच दिया। वेदर दिस इज सप्लाई, बताओ। मैं जो वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, वेदर इलीगल एक्टिविटी whether illegal activity will be treated as sale or not. As per me, yes. बट अगर मैं बात करूं प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज की, जैसे मिस्टर ए कोई नारकोटिक्स ड्रग्स में डील करता था और उसको बेचता था, क्या मैं उसको सप्लाई बोल सकता हूं? क्या मैं उसको कह सकता हूं क्या उस पर जीएसटी चार्ज हो सकता है क्या? एज पर मी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आंसर इज नो। प्रोहिबिटेड एक्टिविटी वोंट बी अलाउड, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, बट इलीगल एक्टिविटी को सप्लाई माना जाएगा। सेकेंड वर्ड बोला गया, और नॉर्मल अगर सेल की मैं बात करें,
फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया और देयर आफ्टर उसको सेल कर दिया। जैसे ही मैंने इनवॉइस बनाई, आई हैव डन व्हाट, आई हैव ट्रांसफर द ओनरशिप, तो ये सप्लाई के अंदर डेफिनेशन में फॉल कर जाता है। अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं, इसमें कुछ जने ऐसे इंटरप्रेट करते हैं स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर। अगर आप देखो, अगर मैं कहूं स्टॉक ट्रांसफर या जैसे ब्रांच ट्रांसफर हुआ फॉर अ कंसिडरेशन, तब तो यहां आएगा। बट अगर ब्रांच में मैंने जैसे कंपनी ने अपनी ब्रांच को ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में फिर फॉल नहीं करेगा। ट्रांसफर का मीनिंग क्या हुआ? ट्रांसफर में हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो या ना हो, राइट इज राइट में भी ट्रांसफर, ट्रांसफर में इवन द सेल वर्ड भी इंक्लूड हो जाता है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, रेलिंक्विशमेंट राइट, ये भी सारे ट्रांसफर में आ जाते हैं। अब अगर आप देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑटो एक्सपो होना था, मैंने अपनी फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दिया ऑटो एक्सपो में फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, whether it will be covered under section 1 subsection 1 clause A or not। क्या ये सप्लाई है? क्या यहाँ मैंने राइट ट्रांसफ़र किया था? नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने गुड्स को अपने यहाँ से ले जाके एक जगह जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन था वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने किसी को वहाँ राइट्स नहीं दिया है। तो वो उस सेंस में यहाँ ट्रांसफ़र यूज़ नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र में यहाँ मीनिंग क्या है? जब राइट्स ट्रांसफ़र हो गया, ये ओनरशिप ट्रांसफ़र भी इसमें आ जाता है। राइट्स ट्रांसफ़र का एग्जांपल लो, मेरे पास एक जीरोक्स मशीन है, मैंने किसी कंपनी को राइट दे दिया यूज़ करने के लिए 2 महीने के लिए, पर मंथ मैं उससे 50,000 रुपये चार्ज करता हूँ। तो दिस इज व्हाट ट्रांसफ़र ऑफ द राइट्स टू यूज दैट एसेट। फिर वर्ड आया बार्टर एंड एक्सचेंज। अगर देखो, बार्टर में सिर्फ काइंड इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 वैल्यूज आती है, सॉरी 2 सप्लाई आती है और वैल्यू नॉन डिटर्मिनेबल होता है। जैसे एक एग्जांपल लें, मैंने नीचे दिया हुआ भी है, आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई नीड अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ माई ऑफिस। ये कह रहे हैं मैं वेब कोई अच्छी वेबसाइट बना दूंगा, पर मुझे एक ऑफिस भी कंस्ट्रक्ट करवाना है। ये टेक्नीशियन कहता है मैं आपका वो ऑफिस कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, आप मेरी वेबसाइट डेवलप कर दो। अब यहां क्या है? बार्टर हो रहा है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है? ये हम वैल्यूएशन चैप्टर में देखेंगे। और दूसरा, क्या ये भी जीएसटी चार्ज करेगा? क्या ये भी जीएसटी चार्ज करेगा? अगर इस ट्रांजैक्शन में देखो तो आंसर इज व्हाट, यस। बट कुछ ये ट्रांजैक्शन फैक्ट्स के बेसिस पे होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट पे जीएसटी चार्ज होता है। वो जब आएंगे रेलेवेंट जगह हम डिस्कस करेंगे। सो बार्टर इन्वॉल्व्स टू सप्लाई, वेदर बोथ द टू सप्लाई आर सब्जेक्ट टू जीएसटी और नॉट, इट्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। एक्सचेंज के अंदर काइंड प्लस मनी भी होता है, जैसे ओल्ड कार को न्यू कार से क्या एक्सचेंज करना, ठीक है। अब हम बात करें लाइसेंस, रेंटल, लीज, इन 3 वर्ड की। लाइसेंस मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने परमिशन दे दी यूज़ करने के लिए गुड्स को, या जैसे ऐसे भी होता है मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा और मैंने आपको लाइसेंस दे दिया कि आप यूज़ कर सकते हो 2 साल के लिए। रेंटल एंड डिस्पोजल वर्ड्स में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, रेंट जो लीज है, सॉरी रेंटल एंड लीज में लेते हैं। रेंट और लीज में, लीज इज फॉर अ मोर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू रेंट। लीज में काफ़ी सारी टर्म्स कंडीशंस भी होते हैं। अगर हम बात करें जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली, तो वो 11 मंथ के लिए हो सकता है, रेंट कंट्रोल एक्ट में स्पेसिफाइड। अगर उससे ज़्यादा हो तो वो लीज पे हमें लेनी पड़ती है। लीज इज फॉर मोर ड्यूरेशन पीरियड। इवन गुड्स कैन बी टेकन ऑन लीज, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, ये सब आपने करा हुआ है, हम आगे भी करेंगे सब।
फिर वर्ड यूज हुआ डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब क्या हुआ? एलिएनेशन ऑफ माई ओनरशिप टू एन एसेट। मेरे पास कोई ओनरशिप थी, मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अगर मैंने डिस्पोज, अब यहां पे एक चीज याद रखना, एक है मैंने डिस्काउंटेड सेल पे कोई प्रोडक्ट बेचा, वो इस टर्मिनोलॉजी में नहीं होगा। मैंने डिस्पोज ऑफ किया फॉर कंसिडरेशन। तो इन आठों के आठों इलस्ट्रेटिव लिस्ट में, सच एज आठों के आठों इलस्ट्रेटिव लिस्ट में कंसिडरेशन होना ही चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 7(1) सबसेक्शन C। दिस इज द एक्सेप्शन। एंड ऑल दिस थिंग इफ दे आर नॉट इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज B। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ। अभी अगर आप देखो, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको वहां पे लिखवाया था, पहले क्या हुआ? टैक्सेबल इवेंट, फिर हुआ लेवी, फिर हुआ कलेक्शन। क्या लेवी कैन बी बिफोर टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट क्या था? सप्लाई, दैट इज फिक्स्ड। कैन ए लेवी बी बिफोर टैक्सेबल इवेंट? आंसर इज व्हाट? यस, बिकॉज अगर आप देखो यहां वर्ड क्या है? मेड और एग्रीड टू बी मेड। एग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या हुआ? कि अगर एडवांस भी रिसीव हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं सप्लाई सब्सिक्वेंटली करूंगा। मैंने आपको कहा मुझे एडवांस में फीस दे दो, फिर उसके बाद जाके मैं आपको सर्विस दूंगा। सो वेदर दैट एडवांस अमाउंट इज ऑल्सो टैक्सेबल? आंसर इज व्हाट? यस। अभी जो वर्ड आया मेड और एग्रीड टू बी मेड, जो एग्रीड टू बी मेड, जो एडवांस आया, तो शुरू में जब जीएसटी आया तो बोला गया कि भाई चाहे आप, अगर हम और एक डायमेंशन में अलग सेल से देखें तो ये लगा किस पे? इधर मैन्युफैक्चरर पे या ट्रेडर पे या सर्विस प्रोवाइडर पे। जो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर थे उनके अंदर एडवांस में कभी भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी, ना वैट लगता था। तो देयर वाज लॉट ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सेक्टर, क्योंकि उनको बोला गया कि आप एडवांस पे भी जीएसटी पे करोगे। अब रिटेलिएशन होने का बड़ा लॉजिकल रीजन है। सर्विसेज के अंदर एज सच मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। हाँ, मैंने वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए वो सब किया, बट एज सच कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। बट जब मैं बात करूं किसी प्रोडक्ट की, जैसे मेरे पास कोई आया बंदा कि मुझे ना ये इतने गुड्स चाहिए, मैंने कहा यार मुझे अभी मेरे पास गुड्स है नहीं, मुझे बनाने पड़ेंगे, मुझे खुद रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा दे दे एडवांस में, फिर मैं बना के तुम्हें दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 लाख का उसे प्रोडक्ट चाहिए, उसने मुझे 10,000 एडवांस दिया। तो जब उसने मुझे 10,000 एडवांस दिया, क्या उसने उस पर कैलकुलेट किया कि जीएसटी 18% है, ये और लो साथ में? नहीं। तो जैसे मेरे पास 10,000 आए, वो मेरे को मेरे वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, और गवर्नमेंट क्या करी, उस 10,000 रुपये पहले 1,800 रुपये निकाल के मुझे दे दो। सो देयर वर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सेक्टर। इसी कारण एक नोटिफिकेशन आया, नीचे चाहो तो एक एस्टिक मार्क करके लिख भी सकते हो वहां पे, ठीक है, नीचे मैंने वो दिया हुआ है, लिखना एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑब्लिक, as per notification number 66/2017 मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। मैं एक सिंपल वर्डिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, जब टेक्निकल एलिमेंट आएगा तब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन एडवांसेस as per notification number 66/2017 manufacturer/trader are not required to pay GST on advances। तो एज ऑफ नाउ वो सिर्फ किसके अंदर है? सर्विसेज में। तो वहाँ वर्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स, मैंने एक सिंपल से वर्डिंग में आपको लिखा दिया। एक और चीज, एक वर्ड होता है एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन।
ठीक है। जैसे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे लगती थी, अगर आपने एक बार मैन्युफैक्चर कर दिया तो लायबिलिटी तो आप पे अराइज हो गई, आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे बाद में प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, आग लग जाए, लायबिलिटी हो चुकी है आपकी, क्योंकि आपने वो एक्टिविटी कर दी। दैट इज व्हाट द एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चर। सेल्स टैक्स जो होता था, वैट जो होता था, दैट वाज ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ सेल जो लगता था, ठीक है। सर्विस टैक्स की डेफिनेशन के अंदर दो वर्ड एक्टिविटी यूज था, बट वो था ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक। जब मैं वर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या, डुअलिटी का कंसेप्ट आ गया, दैट शुड बी 2%। अब अगर मैं बात करूं जीएसटी के अंदर, तो सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7(1)(a) किसकी बात कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक है और एक्टिविटी स्पेसिफिक है। क्या है ये, जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन कहता हूं डुअलिटी का कंसेप्ट आ जाता है क्या ये, ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक। और अगर सेक्शन 7(1)(a) को डिग करो, दो यहां 8 ये एडजेक्टिव्स यूज हुए, बट इनमें से मेजर एम्फेसिस गुड्स पे अगर आप देखो, जैसे सेल ऑफ गुड नहीं हो सकता, सॉरी सेल ऑफ सर्विस नहीं हो सकता, ट्रांसफर ऑफ सर्विस नहीं हो सकता, हाँ बार्टर हो सकता है सर्विस के अंदर, यर देयर कैन बी सर्विस, ये सब गुड्स का है, ये गुड्स का है। कि मैंने आपके लिए क्या, अभी जो मैंने वेब डिजाइनर की बात करी, एक्सचेंज ऑफ सर्विस भी नहीं हो सकता, गुड्स का ही हो सकता है। हाँ लाइसेंस मुझे कंपोनेंट मिल सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर की हमने बात करी, यहां हो सकता है गुड्स का भी या सर्विसेज का भी, गुड्स तो खैर है ही उन सब में। रेंटल, अब जरा इस कंसिडरेशन वर्ड को थोड़ा और डिटेल में डिग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इन भाई साहब ने कुछ एक्टिविटी कैरिड आउट करी, जिसके कारण कॉमन मैन बड़ा इमोशनल हो गया। जैसे आपने देखा भी होगा सड़कों पे या ट्रेन के अंदर, वो कुछ बच्चे होते हैं, पता नहीं वो कुछ करते हैं एक्टिविटी, और बड़े इमोशनल मतलब लोगों को करके वो कुछ पैसे ले लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं इन्होंने एक एक्टिविटी करी। अब देखना यहां पे एक वर्ड मैं आपके अंदर आपके जवान पे लाना चाहता हूं, एक टेक्निकल वर्ड। इन्होंने कुछ चीज सप्लाई करी, कुछ एक्टिविटी तो करी, इन्होंने उनको पैसे दे दिए। तो वेदर आई कैन से दैट मनी इज कंसिडरेशन और नॉट, बताओ। बड़ा रेयर मैंने कभी देखा है वो टेक्निकल वर्ड कुछ निकल के आते हैं। दूसरा चीज पर मैं आंसर अभी थोड़ी देर में दूंगा। शायद आपको याद आ रहा होगा, ये आपने देखा भी होगा, जब उत्तराखंड में बाढ़ आया था, कॉमन मैन के अंदर भाव जागा और उसने पैसे भेजे, ताकि वो पैसे, उसने हो सकता कोई इंस्टीट्यूशन के पास भेजे, वो पैसे वो बाढ़ पीड़ित जो भी है उनके काम में आ जाए। पहली चीज, क्या ये अमाउंट जो भेजा और सामने वाले ने, हुसएवर, कोई इंस्टीट्यूशन में किसी एनजीओ को मैंने पैसे भेजे, उसने वो एक्टिविटी कैरिड आउट करी, क्या मैं इस चीज को जो उसने करा है, क्या इससे मैं कहूं ये सप्लाई है? और इसको जो इसने मनी भेजा उस पर्टिकुलर काम के लिए, क्या इसको मैं कहूं ये कंसिडरेशन है क्या? दूसरा चीज, बाढ़ आई तो छेदी सिंह जी के अंदर भी भावना जाग गई। होता क्या, जब तक आदमी की सब चीज ठीक चलती रहती है तो अकड़ बनी रहती है, जब चीजें बिखरती है तब उसकी अकड़ थोड़ी ढीली होती है। तो छेदी सिंह जी के मन में आया, यार दिन भर पाप ही करे मैंने पूरे जीवन, तो चलो मैं कुछ पुण्य का काम भी कर लेता हूं। अब उन्होंने एक स्पेसिफिक पैसे भेजे कि जब तक मंदिर नहीं बन जाता तब तक पुजारी जी आप शंख बजाओगे उस जगह। इन्होंने मनी भेजी और आप मुझे रोज वो
फोटो भेजोगे या ऑनलाइन आओगे, दिखाओगे कि आपने पूजा की या नहीं की। अब इन्होंने सप्लाई किया, क्या इसको मनी को मैं कंसिडरेशन बोलूं? मैं भी चार एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद में कुछ वर्ड्स पुट करना चाहूंगा। पहले आप सोचो। थर्ड, मैंने पैसे दिए कि जैसे शमशान घाट के बाहर वहां पे लिख दो डोनेटेड बाय द ग्रेट दिस, मैंने मनी दिए और व्हाटएवर उन्होंने ये एक्टिविटी सप्लाई कर दी। क्या इसको कंसिडरेशन बोलूं या नहीं? इस मनी को। 3 चीज मैंने बोली यहां पे। और एक, बाबा जी ने बड़ा ही अच्छा प्रवचन दिया, सप्लाई करी, भक्तगण सेंटी हो गए, क्या था जो लेके आए थे, क्या था जो लेके जाओगे, जो लिया वो यहीं लिया, जो दिया वो यहीं दिया, उन्होंने पैसे डाल दिए बाबा जी के पास। क्या इससे मैं कहूं ये कंसीडरेशन है क्या? सर अब बता ही दो। आते हैं, आप एक एक लाइन लिखते जाओ, 4-5 लाइन वहां जो जगह है। फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखो, क्या मैंने जब पैसे दिए, वेदर दिस इज मनी और कंसिडरेशन? आंसर इट इज सिंपली व्हाट? रिसिप्ट ऑफ मनी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट ऑफ मनी एंड रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन। दूसरा जो एलिमेंट है, अगर आप देखो पहले वाले केस के अंदर, अगर इसको एक वर्ड बोलूं तो इसने सिंपली क्या दिया है? एक जनरल डोनेशन दिया। इसने बोला कि लोगों के बाढ़ पीड़ितों के काम के लिए आए, तो इसको बोला जनरल डोनेशन। अब यहां पे मैंने बोला कि पुजारी जी वहां पे शंख बजाएंगे, इसका मुझे स्पेसिफिक वो चाहे फोटो या कुछ भी ऐसा आना चाहिए ऑनलाइन। तो यहां पे दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्पेसिफिक ग्रांट या स्पेसिफिक डोनेशन विद स्टिपुलेशन कि आपको ये करना पड़ेगा, यानी कंडीशन अटैच है। बट तीसरे वाले केस में ये मनी नहीं हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है? ये है कंसीडरेशन। वो बेसिकली वहां पे क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट कर रहा है मेरी। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आपको 2-3 लाइन इस पे। तीसरा एग्जाम्पल हो, इन्होंने जो भी एक्टिविटी करी गई, जो भी सप्लाई किया, क्या इनको जो पैसा मिला, वेदर इट कैन बी कॉल्ड कंसिडरेशन? आंसर इज व्हाट? नो, क्योंकि यहां पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं था कि मैं अगर ये चीज सप्लाई करूं तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा। तो 3 एलिमेंट हमने डेवलप करे, और चौथा फिर उसके बाद मैं आपको लिखा देता हूं। कॉमन मैन ने पैसे दिए सरकार को, टैक्सेस दिए, और हमें एवज में मिलता है क्या? इतनी बढ़िया सड़कें बारिश के समय, ये दिल्ली की सड़कें हैं और सबसे मेन एरिया दैट इज ITO। ठीक है, एवज में हमें मिलता है ये। चलो हमें उससे क्या मतलब? कॉमन मैन टैक्स दिया और हमें सड़क बना के दिया गया, तो क्या मैं इस टैक्स को बोल दूं कि दैट इज कंसिडरेशन और नॉट? फिर आई एम लुकिंग फॉर सर्टन स्पेसिफिक वर्ड इन दिस। पर क्यों? आई नेवर गेट एन आंसर इन द क्लास। अब अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप देखो, देयर इज नो डायरेक्ट एंड इमीडिएट लिंक बिटवीन द सप्लाई विच हैज बीन डन एंड द टेक्स्ट कंपोनेंट। तो मैंने 4 लाइन आपको डेवलप करी है, लिखो आप, फटाफट से लिखो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन receipt of money and receipt of consideration. Receipt of money and receipt of consideration. फर्स्ट पॉइंट खत्म।
सेकंड पॉइंट, जनरल ग्रांट गिवन, ग्रांट मतलब वही डोनेशन, और अ स्पेसिफिक ग्रांट गिवन, और अ स्पेसिफिक ग्रांट गिवन with a stipulation regarding the usage of the funds cannot be considered as consideration, however where charitable organization is obliged to provide something in return, for example, display or advertise of the name of the donor, in a specified manner, to give desired advantage to the donor. In such case, the money paid will be treated as consideration. लिख लिया? इस वाले एग्जाम्पल का लिख लेना, कंसिडरेशन मस्ट arise out of contractual relationship. Consideration must arise out of contractual relationship and must have a reciprocity. तो जब मैंने प्रवचन दिया और उसके अंदर डिफाइंड था कि मैं प्रवचन तभी दूंगा जब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो यस, देन इट बिकम्स अ केस ऑफ कंसिडरेशन. लास्ट, होपफुली आपने लिख लिया. देयर मस्ट बी डायरेक्ट एंड इमीडिएट लिंक बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ मनी एंड द सप्लाई मेड. अब इसमें कोई डायरेक्ट इमीडिएट लिंक नहीं है कि कौन सा पैसा कहाँ गया, वो कोई लिंक भी नहीं है. There must be a direct and immediate link between the receipt of money and the supply made. ठीक है. एक लाइन और मैं बस ऐड करवाना चाहता हूं यहां पे. हम जैसे अभी मैंने आपको बोला कंसिडरेशन में 4 चीज आई. क्या? मनी, अदरवाइज यानी काइंड. तीसरी मैंने आपको बोली कुछ एक्ट करना, ये फोरबेरेंस. हम इन वर्ड्स को और डिटेल में डिग करेंगे जब हम वैल्यूएशन चैप्टर करेंगे, तब हम बहुत डिटेल में डिग करेंगे. अभी यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड स्पेसिफाई, व्हाट इज मनी. अभी एक जनरल सा, मैं वैसे इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, अभी आप एक जनरल इवैल्यूएशन समझ लो. मनी मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली कैश रिसीव हुआ, ये बैंक पेमेंट हुई, चेक रिसीव हुआ, प्रोमिसरी नोट या कुछ भी. या फिर क्या फॉरेन करेंसी मनी मानी जाएगी? यस. एक होता है पीपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी मनी आती है, वो आगे डिस्कस करेंगे. जैसे आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया, वो सब हम वैल्यूएशन चैप्टर में करेंगे. यहाँ पे मैं सिर्फ एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ. मैंने
कोई सप्लाई करी, सामने वाले ने मुझे 10 बहुत ही पुराने ओल्ड कॉइन्स थे वो दे दिए, 10 रुपए का कॉइन था बहुत पुराना। अब क्या ये 10 रुपए जो दिया उस 10 रुपए को मैं कंसिडरेशन बोलूं या नहीं? अब इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड होता है, करेंसी हेल्ड फॉर इट्स नुमिस्मैटिक वैल्यू। नुमिस्मैटिक वैल्यू क्या आता है? साइंस ऑफ कॉइन्स वॉइन्स ये सब होता है, ओल्ड कॉइन्स जो होते हैं, जैसे कितने लोग स्टैम्प भी रखते हैं, ठीक है, पुराने वाले, इनकी एक अलग ही वैल्यूएशन होती है। तो उस दो मैंने रिसीव किया एक 10 रुपीज़ का ओल्ड कॉइन, दैट वोट बी कंसिडर एज मनी। अब वो मनी नहीं करा जाएगा क्योंकि डेफिनेशन इन मनी से एक्सक्लूडेड है। आप चाहो तो पहले चैप्टर को खोल सकते हो और वहां पे देख भी सकते हो मनी की डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 75 में स्पेसिफाइड है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। चाहे तो वहां लिखा हुआ है करेंसी हेल्ड फॉर इट्स नुमिस्मैटिक वैल्यू, उसको नहीं माना जाएगा, दैट इज मनी, तो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो जरा बढ़ते हैं आगे। अब हम कर रहे थे सप्लाई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन। अब आगे अगर बढ़े, यहां वर्ड है बाई अ पर्सन इन ए कोर्स और अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वर्ड बोला गया है। जब मैं कहता हूं इन कोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग। और जब मैं कहता हूं फर्दरेंस, मतलब फ्यूचर के लिए। मैं सीए हूं, मैं रिटर्न फाइलिंग कर रहा हूं, मैं ऑडिटिंग कर रहा हूं, मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस का काम कर रहा हूं। दिस इज इन कोर्स ऑफ माय बिजनेस, जो मैं एक्टिविटी कैरिड आउट कर रहा हूं। इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मेरा काम बढ़ गया, तो मेरा काम बढ़ गया, मैंने सोचा चल मैं साउथ में भी एक ऑफिस खोल लेता हूं। तो अगर मैं साउथ में ऑफिस खोलता हूं, उसके लिए मैं कुछ एसेट्स खरीद रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, तो दैट इज व्हाट? इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कुछ एक्टिविटी कैरिड आउट कर रहा हूं, ठीक है। ये मीनिंग है इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का। इस पे 2 एग्जाम्पल भी सीबीआईसी ने दिए थे। जैसे अगर इन्होंने कार को परचेज किया अपने पर्सनल यूसेज के लिए और उसको बेच दिया, तो क्या मैं इसको कहूंगा इट इज इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? आंसर इज व्हाट? नो। तो अगर आप देखो, ऋषभ बाइज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज एंड आफ्टर ए ईयर सेल इट्स टू अ कार डीलर, सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू द कार डीलर इज नॉट अ सप्लाई अंडर द CGST एक्ट बिकॉज सप्लाई इज नॉट मेड इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेम और एक एग्जाम्पल सीबीआईसी ने दिया, जैसे कोई जना गया और अपने उसने ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को सेल कर दिया, whether this will be considered as supply by him? Answer is what? No. अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं, ये जो ये राम जी ने कार डीलर को अपनी पुरानी कार बेची, एवज में कैश मिला, ठीक है, ओल्ड कार दी, तो इस पे राम जी को जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। मैं चेंज कर रहा हूं, इन्होंने ओल्ड कार दी, इन्होंने एवज में न्यू कार दी, उसके साथ ओल्ड कार के साथ उन्होंने कैश भी दिया। अब देखो ट्रांजैक्शन घूम गया है, ये जो न्यू कार है क्या ये सप्लाई है? यस, फॉर अ डीलर इट इज व्हाट? सप्लाई। इसी एग्जाम्पल में अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं, इन्होंने अपनी ओल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट कोई न्यू ज्वेलरी ले ली, ओल्ड काफी भारी थी, न्यू थोड़ी हल्की थी, चलो, तब ऐसे केस में क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? यस, फ्रॉम द ज्वेलर पर्सपेक्टिव ये सप्लाई हो जाएगा। अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में उसने कैश दिया, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ज्वेलर ने कैश दिया और मैंने ओल्ड ज्वेलरी दी, आई एम अ सप्लायर, बट वेदर इट इज इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नहीं, मैं इसका काम ही नहीं करता। दूसरे वाले एग्जांपल में अब वो ज्वेलर सप्लायर बन गया क्योंकि उसने नई ज्वेलरी दी, एवज में ओल्ड ज्वेलरी ली। तो ये था मीनिंग, मैं आपको पढ़ने के लिए भी टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अब ऐसे करते हैं, एक बार चार्ट ड्राफ्ट करते हैं हमारा
इस चैप्टर का। तो मैंने आपको रिकॉल कराओ, पहली बात क्या बोली थी, पहली चीज क्या हुई, टैक्सेबल इवेंट हुआ, फिर क्या हुई, लेवी हुई, ड्यूटी लग गई, टैक्स लग गया, किसी भी ट्रांजैक्शन में ही होता है। अब जब लेवी हुई, नेक्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए, दैट इज व्हाट, वैल्यू। फिर मुझे क्या चाहिए, रेट। फिर क्या हुआ, कलेक्शन, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। फिर क्या हुआ, पेमेंट, और सारे पॉइंट। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर था। अब इसी चीज को हम टैक्सेबल इवेंट को एक पूरा चार्ट इस चैप्टर में बनाते हैं। एक चार्ट के अंदर हम कोशिश करते हैं, अगर आप अपने हाथ से बना रहे हो, मैं आपको एक गाइडेंस दे दूंगा, वो आपको बहुत समय तक रिटेन रहेगा। तो हम टैक्सेबल इवेंट वाले चार्ट को जरा आगे बढ़ाते हैं, इसी को फर्दर करते हैं। जब हम कहते हैं सप्लाई, फर्स्ट चीज, ठीक है, तो सप्लाई के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बस ये इतने से एलिमेंट में हम पूरा वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सप्लाई कहाँ डिफाइन था, मैंने आपको बताया, जब भी हमें उसको टैक्सेबिलिटी लेवल में लाना है तो सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(b या सेक्शन 7(1)(c) के अंदर ही हमें लेके आना पड़ेगा। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ कंफ्यूजन हो तो लॉ ने क्लियर कट बता दिया। पहली एलिमेंट क्या बताया, दैट इज सेक्शन 7(1) सबसेक्शन ए। वो बताता है ये गुड्स माना जाएगा या सर्विसेज। ये टोटल 18 एलिमेंट्स है। सेक्शन 7(1)(c) ये टोटल 4 एलिमेंट्स है। यहां पे ये 1 एलिमेंट्स है और यहां ये 8 इलस्ट्रेटिव एलिमेंट दिए हुए। ये चैप्टर आपका बेस है, इसमें हम काफी टाइम लेंगे ताकि एक एक वर्ड यहां आपके टेस्ट पे डेवलप हो जाए, तभी वो आगे काम आएगा। ये हमारा बेस है चैप्टर। अब सेक्शन 7 ने हमें क्या बताया, अगर हम सेक्शन 7A के अंदर जाएं तो पहली चीज उसने बोली 8 इलस्ट्रेटिव फॉर्म। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई शैल इंक्लूड नहीं, सप्लाई शैल मीन एंड इंक्लूड नहीं, सप्लाई शैल मीन नहीं, ठीक है, सिंपली बोला सप्लाई इंक्लूड्स क्या, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सच एज, यानी डेफिनेशन इज वेरी ब्रॉड। 8 एलिमेंट स्पेसिफाई करें, क्या स्पेसिफाई करें, सेल, मेरे साथ रिपीट करें, चाहे मैं आपको नहीं देख रहा, आपको ये वर्ड्स आने चाहिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। 8 एलिमेंट आए, ठीक है। लिखना चाहो वो लिख लेना वहां पे आप। और ये चार्ट बनाने की जब कोशिश करो, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। फिर उसके बाद में सेकंड एलिमेंट क्या था, मेड और एग्रीड टू बी मेड। एग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या हुआ, एडवांस इज ऑल्सो व्हाट, टैक्सेबल, बट गुड्स के केस में मैंने आपको लिखा दिया 66/2017 सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर वो टैक्सेबिलिटी के रेंज में उसको नहीं लेके आता। बाकी डिटेल डिस्कशन टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे। थर्ड एलिमेंट, फॉर कंसिडरेशन, इसमें हमने 4+2 एलिमेंट करे, क्या, एक्ट, इवन 3 भी कोई कह सकता है, एक्ट मतलब सॉरी मनी, अदरवाइज, एक्ट, फॉरबिडेंस। फिर उसके बाद में एक्सक्लूड क्या था, आपका सब्सिडी बाय गवर्नमेंट और डिपॉजिट्स, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू वर्ड भी मैंने यहां डाल दिया। फिर इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, MCB। एक फिर से आपको रिकॉल करा दूं, बिजनेस की जो डेफिनेशन थी मैंने शुरू में वो करवा दी थी। बिजनेस क्या, एक है जनरल लेवल पे डेफिनेशन बिजनेस की, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वो सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है, बेटिंग, वेजर, ये सब सारे। इंसिडेंटल एक्टिविटी भी बिजनेस आ जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम। ये जनरल में 3 वर्ड आए। और फिर स्पेसिफिक लेवल पे मैंने आपको एक निमोनिक्स भी दिया था, सुप्रीम कोर्ट को HRA दिया गवर्नमेंट ने, S
कमेंसमेंट और स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, यानी कमेंसमेंट और क्लोजर बिजनेस के अंदर भी अगर मैंने कुछ एक्विजिशन की, दैट विल डीम टू बी व्हाट, बिजनेस। सी, अगर याद हो तो क्लब, एसोसिएशन और उनके मेंबर्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो। एच, होल्डर ऑफ ऑफिस ने अगर कुछ रिसीव किया। सीए का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक आउटसोर्स सीएफओ कंसेप्ट का, याद है। आर, रेस क्लब। ए, एडमिशन। जी, गवर्नमेंट, when activity is any activity transaction taken by central or state government as public authority, अगर आपको शायद याद हो। ये था हमारा पहली चीज जो अभी तक हमने करी है। तो अगर आप देखो इतने से एलिमेंट से हमारा ये सारा का सारा डेवलप हो जाता है। अब इंस्टीट्यूट इसमें और भी कुछ चीज़ें एडअप करता है कि इस पूरी डेफिनेशन को जब ब्रेक किया सेक्शन 7(1)(a) को, तो इंस्टीट्यूट ने इसको ब्रेक किया। पहला, दैट शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरा, इट शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड इट शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन अगर सप्लायर है तो रिसिपेंट मे बी अ टैक्सेबल पर्सन और ही मे नॉट बी अ टैक्सेबल पर्सन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ रिसिपेंट इज नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, तो भाई फिर जीएसटी की चार्ज की बात ही नहीं है, फिर हम क्यों आगे डिस्कशन भी करें। तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। याद रखना यहाँ वर्ड टैक्सेबल पर्सन है, न के रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। और शायद आपको डेफिनेशन भी याद होगी टैक्सेबल पर्सन की, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। और टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। तो मैंने यहां तक करवा दिया है आपको पूरा, तो यहां तक आप पढ़ लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आप पढ़ लेना, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप एक बार पढ़ लो ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। और वो चार्ट बनाना चाहो तो आप चार्ट बना लो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस थिंग, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अब करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बेसिकली क्या बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल किसी ने बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करी, ऐसे केस में बोला गया है कि आप रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करोगे, उसको सप्लाई माना जाएगा। पहले जरा पढ़ते हैं क्या कहता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर बोला गया फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पहला तो इससे क्वेश्चन निकल के आता है गुड्स कहां गया, गुड्स क्यों नहीं है? क्या गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा? अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो वो हमारा कस्टम एक्ट के तहत गवर्न होगा, इसलिए यहां पे नहीं बोला गया। सेकंड वर्ड क्या बोला गया? अगर इंपोर्ट और सर्विस अगर आपने किया तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी मतलब सप्लाई माना जाएगा और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये जब सर्विस टैक्स में ये आया था तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी चैलेंज हुई थी। मुझे याद है वो केस होता था, ग्लिफ इंडस्ट्रीज का था, पब्लिशिंग हाउस था, यूके की कंपनी थी, उसने चैलेंज इस बेस पे किया था कि मुझे वहां यूके में भी टैक्स पे करना पड़ा और मुझे यहां पे भी पे करना पड़ा है। तो ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट क्रिएट करा गया है टैक्सेशन का। टेक्निकली तो जो सप्लाई कर रहा है, ये उस समय जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको पे करना चाहिए टैक्स, न कि रिसिपेंट को। तो फिर कोर्ट ने वही हेल्ड किया था, नहीं ये आर्टिफिशियल नहीं है। अगर शायद आपको याद हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन फर्स्ट चैप्टर में वर्ड बोला था, अगर कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया जाए तो टैक्सेबल हो सकता है। रीजन बिंग गवर्नमेंट उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकती, क्यों? सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। रिसिपेंट इंडिया में है, इसको कंट्रोल कर सकती है, इसलिए बोला गया कि रिसिपेंट पे करेगा इस वाले केस में। अब एक और वर्ड, यहां वर्ड आ रहा है वेदर और नोट इन कोर्स एंड फर्दर बिजनेस। ऐसा क्यों? हम किसके पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? सप्लायर, जो सप्लायर वो आउटसाइड इंडिया है, वो जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, अगर इंडिया में, अगर फर्ज करें यही एग्जांपल, अगर हम यह बात करें, इन्होंने जो रिसिपेंट था, इन्होंने अगर इंडिया में ही सर्विसेज ली होती, इंडिया से किसी सप्लायर से सर्विसेज ली होती, तो क्या ये हम देखते कि ये जो रिसिपेंट है, ठीक है, ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ये बिजनेस पर्पस के लिए? हम तो सिंपल क्या करते, इनको पकड़ लेते और बोलते भाई जीएसटी दो। सेम केस इन्होंने जब आउटसाइड इंडिया, जिस बंदे ने ये सर्विसेज सप्लाई करी, अब हम ये उसमें नहीं देख रहे कि वो किसको दे रहा है, वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं बिजनेस में। इसी कारण इस रिसिपेंट को बोला गया आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। दैट इज द लॉजिक, वेदर नॉट इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सेकेंड एलिमेंट के अंदर अगर आप देखो, इसको थोड़ा सा एक ना मैं और इलेबरेट कर दूंगा अभी। सेक्शन 7(1)(c) एक लाइन पढ़ते हैं, फिर तीनों के अंदर एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without consideration। यानी इसके अंदर हम 4 एक्टिविटी अभी पढ़ेंगे जिसके अंदर इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो भी टैक्सेबल होगा। अगर हम सेक्शन 7(1)(a)(b)(c) को कंपेयर करें तो कुछ ये स्ट्रक्चर निकल के आता है। और सेक्शन 7(1)(c) हम कुछ पैरामीटर्स पे कंपैरिजन करते हैं। स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ सप्लाई है, अगर आप देखो यस यस यस, पहले में 8 रिलेटिव लिस्ट बोली, दूसरे में एक है, हमने देखा इंपोर्ट और सर्विसेज, ठीक है,
और तीसरे में आप अभी करोगे दूसरा एलिमेंट जिसको कहते हैं बिजनेस टेस्ट। क्या पहले में बिजनेस वेदर इट शुड बी इन कोर्स एंड फर्दर ऑफ बिजनेस, आंसर व्हाट यस। दूसरे में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरे में यस। तीसरा आया हमारा कंसिडरेशन टेस्ट। क्या इसमें है पहले में? यस। क्या दूसरे में है? यस। क्या तीसरे में है? नहीं। चौथा आया सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड। पहले में दोनों में यस है, दूसरे में अगर आप देखो मेड तो है, एग्रीड टू बी मेड नहीं है। तीसरे में अगर देखोगे तो मेड तो है बट एग्रीड टू बी मेड नहीं है। ये पैरामीटर्स अभी तक के हमारे निकल के आते हैं। ठीक है, ये भी कहीं बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, आप बना लो। तो अगर आप देखो अभी तक हमने क्या किया, सेक्शन 7(1) में हमने क्या, व्हाट, रिपीट विथ मी, हमें एक एक वर्ड प्लॉट करना है। वो बोल रहा था सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द 8 फॉर्म्स ऑफ इलस्ट्रेटिव सप्लाई बोली गई। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज भी क्या बोल रहा था, इंपोर्ट और सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसको हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस वाले सेक्शन क्लॉज का करेंगे जब हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर 4th पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ अगर मैं इंपोर्ट और सर्विस करता हूँ विदाउट कंसिडरेशन तो क्या वो टैक्सेबल होगी क्या, उसके कुछ कंडीशन है, वो हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में डिस्कस करेंगे। तो अभी नया नया बैच स्टार्ट हुआ है, नई नई क्लासेस स्टार्ट हुई, तो ब्रेक ले लेते हैं, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो फिर 2 घंटे बाद ही लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं।